दोस्तों नमस्कार। अब हम गोरखपुर बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद, जो कि सोनाली बॉर्डर के नाम से जाना जाता है और गोरखपुर से इसकी दूरी तकरीबन 84 किलोमीटर है। क्रॉस करने के बाद हम पोखरा के लिए जा रहे हैं। पोखरा यहाँ से तकरीबन 184 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से इसकी दूरी 6 घंटे दिखा रहा है, लेकिन ये क्योंकि रास्ता जगह जगह से ये हाईवे टूटा हुआ है और इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो तकरीबन हमें 3-4 घंटे फालतू लग गए उसमें। नेपाल जाते समय दोस्तों इन 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 उनकी करेंसी, नंबर 2 उनकी ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 सिम कार्ड। नेपाल में हर जगह इंडियन करेंसी चलती है और नेपाली करेंसी भी चलती है। आप चाहें तो बॉर्डर के ऊपर ही नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं तो अंदर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उनके हिसाब से 100 रुपये के इंडियन रुपये के बदले में 160 रुपये आपको नेपाली रुपये मिलते हैं। यदि आप नेपाल में कहीं भी रुकेंगे तो वो आपको 2 रेट कोट करेगा शॉपकीपर। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं तो वो कहेगा इंडियन करेंसी में आप 20 दे दीजिए और नेपाली करेंसी में 30 रुपीज़ दे दीजिए। कहीं भी आप शॉपिंग करते हो वो 2 रेट करेगा और इजीली एक्सेप्टेबल है। और कहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी मैं इसकी चर्चा कर दूँ आपको। एक जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लीजिए आप मनोकामना टेम्पल जाते हैं तो वहाँ 500 रुपये के नोट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे काउंटर के ऊपर। हाँ, 500 से नीचे की करेंसी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ का मनोकामना टेम्पल ही मुख्य टेम्पल है। बॉर्डर क्रॉस करते ही आप अपना मोबाइल में नया सिम ले लीजिए, क्योंकि वहाँ ये अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल से इंडिया में बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहीं अच्छे होटल में वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। पोखरा पहुंचने के बाद हम महिंद्रा केव गए। ये आप जो पिक्स देख रहे हो ये महिंद्रा केव्स की है, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव की, भगवान गणेश जी की मूर्ति तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ पे ये केव बहुत ही खतरनाक है। पानी चारों तरफ से रिस रहा है, ऊबड़ खाबड़ है, गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी आप जाएं बड़ा संभल कर जाएं। अंदर की जगह वो समतल नहीं है उस हिसाब से जैसे कई जगह आप उम्मीद रखेंगे। पैर जरा सा भी आपने गलत रखा तो आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह है आरती ताल बराही मंदिर, जो कि पोखरा के अंदर है, वहाँ हो रही है। ये बराही मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यह देवी बराही का एक हिंदू मंदिर है। यह नेपाल का पोखरा में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक है। यह मंदिर फेवा झील के मध्य एक छोटे से द्वीप में है। क्योंकि मंदिर एक छोटे से द्वीप पे, इसलिए जाने का एकमात्र रास्ता नाव ही है। मंदिर झील के बीचों बीच है। यहाँ पे ये आरती सनसेट के समय हो रही है। यहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने का अपना ही आनंद है। और ये मंदिर बीचों बीच है, इसके चारों तरफ पानी है, यानी लेक है ये। और जाने का जैसे कि कहा है एकमात्र रास्ता सिर्फ नाव ही है। पर्यटक यहाँ बोटिंग भी करते हैं, पिकनिक के लिए भी आते हैं या फिर माता मंदिर पे जाने के लिए भी आते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ फॉरेनर्स को देखा जा सकता है। और आरती के बाद बहुत ही, जिस तरह हरिद्वार में गंगा आरती होती है, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ आरती होती है। आरती के बाद भक्तजन बहुत नाचते गाते हैं और एक अध्यात्म की स्पिरिचुअल अलग ही तरह की फीलिंग आती है। ये अब हम बराही मंदिर, जो कि अंदर है, चारों तरफ पानी के अंदर ये मंदिर है। और इस समय मैं बैठ के में हूँ, जो कि पोखरा के अंदर ही है। बकायदा यहाँ टिकट लेकर जा सकते हो। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है इस बेड में। ये बहुत ही खतरनाक देखने में लगती है, लेकिन एडवेंचरस भी बहुत है। चारों तरफ से इसमें पानी रिस रहा है और बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। और अंदर बहुत बड़ी संख्या में चमगादड़ भी मौजूद हैं। हमारा जो ग्रुप गया था दिल्ली में, तकरीबन 19 मेंबर थे उसमें, और उस 19 मेंबर्स में से तकरीबन 3 मेंबर उसमें फंस गए और बाकी 16 तो बाहर आ गए थे। लेकिन आप इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप कहेंगे कि 19 में से 3 ही क्यों फंसे। उसका कारण ये है कि 16 मेंबर तो उसी रास्ते से निकल आए वापस जिस रास्ते से गए थे, लेकिन 3 मेंबरों ने अलग डायरेक्शन चुनी अंदर। और जब वो उस रास्ते में आगे बढ़ते गए, वहाँ से भी एक एग्जिट था, लेकिन आगे जाके बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे जाकर वो फंस गए। अब उनके लिए ना तो वापस जाना मुश्किल था,
और ना ही निकलना मुश्किल हो पा रहा था। हिम्मत करो, हिम्मत। बहुत ही अजीब सी हालत हो गई है, आप देख रहे हो वीडियो में। जैसे डायरेक्शन बोल रहे हैं, इसके लिए डायरेक्शन अपने वैसे वहाँ बनाओ, लोकल नेपाली गाइड डायरेक्शन की वैसे हेल्प बनाओ ली, जैसे बता रहे हैं। जिसने उन पर्यटकों को लेट के 3 आना हमारे पड़ेगा, लेट साथियों को, के। यानी कि जो पर्यटक के पार्ट थे, ये मिस्टर सिर मनीष, झुकाओ। मिस्टर लेटने नमन वाली और पोजीशन बना लो, मिस्टर लेटने कौशिक वाली। को बाहर आगे निकाला। आगे आगे बस आगे। एक्चुअली आगे बाहर पैर निकलने निकल के के लिए आगे 2 हाँ, चीज़ों की लेटने बड़ी वाली सख्त पोजीशन बना लो जरूरत बस। थी। एक तो आपको पैर पीछे का उसमें पैर टिकाना था घुटने और एक घुटने से टेक लो, आपको घुटने से। आगे के हाथ का घुटने से पंजा टेक लो। टिकाना था, और बिल्कुल लेट के ही आप निकल सकते थे। धक्का अपना खड़े पुश करो। होके आपके निकलने का कोई साधन नहीं था। हाँ, हो गया हो गया लेकिन हो गया हो सबसे गया। बड़ी लापरवाही वहाँ की गवर्नमेंट की ये भैया है दो कि उन्होंने दो और कोई नीचे फंसे हुए देखिए इसके बारे में चेतावनी जारी नहीं कर रखी और ना ही लिखा। यह पोखरा के अंदर मिल्की रिवर है। इसका वाटर बिल्कुल दूध की तरह वाइट है। इसको गंडकी रिवर की ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्टेज जा रही है विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ जा रही है। यह देवी मंदिर विंध्यवासिनी को समर्पित है, जो कि भगवती है और काली का अवतार है। मंदिर में माता जी के अलावा गणेश जी की, श्री हनुमान जी की तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। फोटो लेना वर्जित है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये इस समय मैं जनकपुर में आ गया हूँ और यहाँ ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पर गंगा आरती होती है। ये शिव मंदिर है, देखिए बहुत ही सुंदर है। शिव जी की प्रतिमा है ये। यह जनकपुर के अंदर विवाह मंडप है, जहाँ श्री राम जी का और माता सीता का विवाह हुआ था। यह बहुत ही भव्य सुंदर स्थान है। साइड में बहुत ही सुंदर गार्डन है और सारे हमारे लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, सभी परिवार की मूर्तियां यहाँ विराजमान है। ये देखिए, ये प्रांगण में ये गार्डन है विवाह मंडप के, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ जनकपुर के अंदर तो ऑटो भी मिल जाएंगे आपको और बैटरी वाली भी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आप पोखरा के अंदर हैं या काठमांडू के अंदर है, जो कि नेपाल की कैपिटल है, वहाँ ऑटो और बैटरी वाली गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही साधन है, कैब आपको लेनी पड़ेगी या फिर आपको मोटर बाइक्स वगैरह अवेलेबल है। ये जब हम जनकपुरी जा रहे थे, रास्ते में गंडकी रिवर आती है, जहाँ पे हमारे कुछ साथी इस गंडकी रिवर का में नहाने का मजा ले रहे हैं। जब कभी भी आप नेपाल आएँ तो वहाँ पठाओ PATHAO ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जाने आने में कहीं भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब भी आप लोकल टैक्सी या लोकल कैब वाले को आप हायर करोगे तो वो लिमिट से कई ज़्यादा गुना पैसे आपसे चार्ज करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि ऑनलाइन इसको मंगवाएं और अपना आराम से सफ़र तय कीजिए और वो रीजनेबल पैसे आपसे लेगा, जो भी बुकिंग के टाइम आपकी ऐप के अंदर आ रहे हैं। जनकपुर से जाते समय हमारा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर है यहाँ से। क्योंकि हमने आते टाइम भी ट्रेन का सफ़र तय किया था, जबकि हम दिल्ली से गोरखपुर उतरे थे, और वापसी जाते टाइम हमने दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार के अंदर है, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है। इसलिए तकरीबन इसकी दूरी 25 किलोमीटर थी, जो हम क्रॉस करके, बॉर्डर को क्रॉस करके दरभंगा रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन को कैच किया। अब हम राजा जनक पैलेस में आ गए हैं, यहाँ माता सीता का बचपन बीता था। यह पैलेस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है और काफ़ी बड़ा भी है। इसमें अंदर एक म्यूजियम भी है और यह राजा जनक पैलेस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नेपाल की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखी गई है, जिसमें कई बार गठबंधन सरकारें बनी हुई हैं और कई बार सरकारें बनी और गिरी हैं। 2024 से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है, लेकिन यह भी अस्थिर है और भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। पोखरा और काठमांडू बहुत ही सुंदर शहर है और वहाँ साफ सफाई बहुत है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है।
सिटीज़ को बहुत वेल मेंटेन किया गया है। यहाँ लोकल लोग कूड़े करकट को ऐसे ही रोड पर नहीं गिरते, अनलेस जैसे कि हमने देखा था कि आते टाइम हाईवे पे कई रोड टूटे हुए थे, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो सिटी है काठमांडू और जो पोखरा है, ये बिल्कुल रोड यहाँ के साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे बहुत ही जो पोखरा है और काठमांडू है बहुत ही सुंदर है। काठमांडू की नाइट लाइफ भी अलग है। यहाँ आप कैसीनो वगैरह में जो शौकीन है वो जा सकते हैं। हिंदू मंदिर तो बहुत बड़ी संख्या में है, हिंदू पिलग्रिमेज बहुत संख्या में गुजरात के और साउथ साइड से टूर यहाँ आते रहते हैं। यहाँ मंदिर में 11 मुखी हनुमान जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी की 21 मुखी मूर्ति मौजूद है, जो कि मैंने इंडिया के अंदर तो कहीं नहीं देखी, सिर्फ ये जनकपुर नेपाल के अंदर ही है। नेपाल के एक तरफ तिब्बत है और दूसरी तरफ इंडिया। सबसे लंबी नदी यहाँ की कर्नाली नदी है, जो भारत में घाघरा के नाम से जानी जाती है। यहाँ नेपाल में जब भी आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो वो आपको दो रेट कोट करेगा। एक ICIC में इंडियन करेंसी में इतने देने हैं और नेपाली करेंसी में इतने देने हैं। कई बार कन्फ्यूजन भी रहता है, हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या देना है। मान लो आपने एक चाय पी है जो 20 रुपीज़ की है और आपने उसको 20 रुपीज़ दे दिए, तो वो नेपाली करेंसी के अंदर उनको एक किस्म के 30 रुपीज़ मिले हैं। नेपाल की जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख है। धनुष कुंड कहते हैं, दूसरा धनुष धाम में गया है, वहाँ अभी हम जाएंगे, और तीसरा आकाश में गया था टुकड़ा, 3 टुकड़े हुए थे जब सीता स्वयंवर के टाइम। जनक सिटी नेपाल के अंदर इस टाइम है। यह जनक पैलेस के अंदर म्यूजियम है। इसमें सैकड़ों साल पुरानी जो संभाल कर रखी गई हैं, ये पोशाकें हैं, कुछ रखी हुई हैं और कुछ आभूषण है। और म्यूजियम काफ़ी बड़ा है वैसे तो, वो पूरी मैंने इसमें तस्वीर लोड नहीं की हैं, लेकिन आप देखिए, आपको पता चलेगा इनके बारे में। जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि जनक पैलेस के ठीक अंदर है। नेपाल में जनवरी साल का सबसे ठंडा महीना होता है। काठमांडू में अपना ही घूमने का अलग मज़ा है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर बड़ी तादाद में है, जिनमें सबसे मुख्य पशुपति नाथ जी का टेम्पल है। यहाँ पे बहुत से बाजार और बहुत सारे मंदिर हैं जो कि देखने लायक हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ मुसलमान भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, जो कि कुल संख्या का 5.09% है। विराटनगर नेपाल का प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा जनकपुर, काठमांडू भी एक औद्योगिक शहर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम मनोकामना टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ का एक प्रमुख टेम्पल है। यहाँ पर जाने के लिए ट्रॉली की मदद से ही जाया जा सकता है। ये देख रहे होंगे आप वीडियो के जरिए, जो ट्रॉली है मनोकामना मंदिर के लिए जा रही है। ट्रॉली में तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगता है, जो केबल कार के जरिए जा सकते हैं, और इसकी दूरी तकरीबन 2.8 किलोमीटर है। मनोकामना मंदिर में जाने के लिए इंडियन रुपीज 670 पर मेंबर पर पर्सन की टिकट लगती है, जो कि केबल कार का किराया है। यहाँ एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा, जब आप 670 रुपीज़ इंडियन करेंसी में देंगे तो 500 के नोट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप जब भी मंदिर के लिए जाएं तो पहले ही 500 के बजाय 100 के नोट लेके जाएं। हालांकि काठमांडू, नेपाल और उसके अन्य हिस्सों में ये 500 रुपये का नोट आपका इजीली एक्सेप्टेबल है, लेकिन मनोकामना टेम्पल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल में जो भी आता है उसकी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम मनोकामना टेम्पल पड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, देवी स्थान है। हिंदू देवी भगवती का पवित्र स्थान है ये, जो पार्वती जी का अवतार है। मनोकामना नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मन, जिसका अर्थ है हृदय, और कामना,
जिसका अर्थ है इच्छा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई यहाँ दिल से कोई इच्छा करता है तो उसकी सब इच्छा पूरी हो जाती है। ये मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ी संख्या में पिजन्स हैं, आप देख सकते हैं। और एक खासियत ये है इन पिजन्स की, ये आपसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप जितने मर्जी इनके नज़दीक चले जाएं, ये आपके नज़दीक ही रहेंगे। और इसमें हर तरह के वाइट भी और अलग अलग रंग बिरंगे कबूतर बड़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में मैं तो कहूँगा कि मौजूद। यहाँ आप जब भी आएँ तो सैटरडे का दिन नहीं चुनें, कोशिश करें ना चुनें। यदि ज़रूरी है वो तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे तो नीचे लाइन में लगे और 2 घंटे ऊपर आने में, मंदिर तक पहुँचने में लगे। और लाइन भी तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर लंबी थी और हमारा नंबर आ ही नहीं पाया। तकरीबन 3 बजे दोपहर को हमने सोचा कि अब तो हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हम मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाए। बाद में पता चला, जानने पर पता चला कि सैटरडे वाले दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि सैटरडे यहाँ पर अवकाश का दिन होता है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इंडियंस को देखा जा सकता है, जो कि साउथ और नॉर्थ साइड से ज़्यादा है मुख्यतः। कई तो बसेस गुजरात की और साउथ साइड की मैंने देखी रास्ते में। एक ही प्रॉब्लम थी, यहाँ एंट्री करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर का सिर्फ एक ही गेट है, वहीं से एंट्री है और वहीं से एग्जिट है। और तकरीबन 200 के लॉट में एकदम ये अंदर को एंट्री करवाते हैं। और लाइन भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ वो भी पॉसिबल नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह किसी को अलाउ नहीं करते। वो ऐसा सिस्टम, कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि चलो भी दिया और अंदर से काम चल गया, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मंदिर बहुत ही सुंदर है। प्रांगण में ये देखिए, आप देख सकते हैं पिक्स में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, नज़ारा अलग ही है यहाँ का। अंत में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि 3 चीज़ों का तुरंत ध्यान रखिए आप जब भी आप नेपाल में आएँ। एक तो करेंसी का कोशिश करिए 500 रुपीज़ के नोट अवॉइड किए जाए। सेकंड, जैसे ही आप बॉर्डर में एंट्री होती है तो आप सिम चेंज करा लीजिए, क्योंकि मैंने जब सिम चेंज कराई थी तो इंडियन करेंसी में 400 रुपीज़ उन्होंने लिए थे। थर्ड है, जब भी आप पोखरा या काठमांडू पहुँचे, तुरंत पठाओ PATHAO ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि उबर ओला की तर्ज पर है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप अपना ऑनलाइन कैब मंगाइए और विजिट कीजिए। अदरवाइज़ बाहर वही होगा जो 100 के 200 रुपये या कुछ भी वो आपसे अननेसेसरी डिमांड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, पोखरा और काठमांडू में होटल 1500 से 2000 रुपये इंडियन रुपीज़ में बड़े आराम से मिल जाता है। वैसे तो खर्चने की कोई सीमा नहीं है, आप 5 स्टार 3 स्टार किसी भी रैंक का होटल ले सकते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमिकल टूर के बारे में मैंने कवर किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हो पोखरा काठमांडू तक, जैसे भी आपकी इनकम है, जैसे भी किसी की इनकम अलाउ करती है। लेकिन जब भी करें अपने दायरे में रहकर करें। फालतू कर्जा लेके कभी भी कवर नहीं करना चाहिए कोई भी टूर। अपनी जितना दायरा हो, जितनी इनकम हो, उसी के दायरे के अनुसार यात्रा करनी चाहिए। आशा करता हूँ यह जो भी मैंने आपको बताया है इस टूर के बारे में वो आपको पसंद आएगा। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अधूरा ही रह जाएगा यदि लास्ट में मैं इस नेपाली महिला का जिक्र ना करूं, जो कि शॉपकीपर हैं। रास्ते में जब हम लौट रहे थे तो हमारा टेम्पो ट्रेवलर जिसमें हम सफ़र तय कर रहे थे वो ख़राब हो गया था और सारी दुकानें तकरीबन बंद हो गई थी। लेकिन ये जो महिला है, नेपाली सेलर, इसने अपनी दुकान खोली और उसमें हमें चाय, कॉफ़ी और जो भी स्नैक्स वगैरह चाहिए थे वो हमें उपलब्ध कराए। हालांकि जो आस पड़ोस की दुकानें थी उन्होंने ये सुविधाएं हमें नहीं प्रदान की, ज़्यादातर नॉनवेज की दुकानें थी, जबकि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग वेजिटेरियन थे। उस महिला ने बड़ी हेल्प की, एक नेपाली महिला ने दुकान भी खोल के रखी। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हुई दुकान खुली हुई थी और बैठने उठने की पूरी सुविधाएं हमें प्रदान की। उसका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने ग्रुप के साथियों की तरफ से भी।
यूँ तो ज़्यादातर नेपाली लोग बहुत ही ईमानदार थे, निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे थे और इंडियंस का आदर करते थे, लेकिन मैंने फिर भी कई जगह वायलेंट सीन देखे। कुछ नेपाली लोगों ने का व्यवहार इंडियंस के प्रति ठीक नहीं था, लेकिन एक दो लोगों की वजह से सबको बदनाम नहीं किया जा सकता।